हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फिरोज सैफ़ी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका। इससे पहले हमने इस पे ऑलरेडी एक पार्ट 1 बना दिया है जिसमें हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख ले और फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए, हमारा जो आज के टॉपिक है उन पर हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला टॉपिक है संसदीय प्रणाली। तो देखिए भाई, संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी जो होते हैं यानी कि मंत्रीगण यानी कि मंत्रिपरिषद, वो कार्यपालिका जो है उसकी रचना करते हैं। प्रधानमंत्री और उसके मंत्रीगण विधानमंडल के सदस्य होते हैं तथा सामूहिक रूप से उसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। यानी कि यदि किसी एक मंत्री के खिलाफ विधायिका में अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाता है तो सबको एक साथ इस्तीफा देना पड़ता है। सिर्फ वही मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, बाकी सारे के सारे देंगे। मतलब कहने का मतलब है सभी लोग जितने भी मंत्री परिषद में होंगे उन सबको क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा किसी एक की गलती की वजह से। चलिए, इसको हम कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। निचला सदन यानी कि लोकसभा को कभी भी राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है संसदीय प्रणाली में। या नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री को किसी भी समय सदन के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, किसी भी समय, एनी टाइम। तो ये है हमारी संसदीय प्रणाली। अब हम देखते हैं अपना अगला टाइप, अध्यक्षीय प्रणाली, जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। मंत्री विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। और मंत्रीगण के सदस्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होते हैं। जब सदस्य नहीं होंगे तो उत्तरदायित्व ही क्यों होगा उनका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति किसी भी सदन को भंग नहीं कर सकता है इसमें, ये इसके पास ये पावर नहीं है। विधानमंडल को मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार नहीं होता है अध्यक्षीय प्रणाली में, जो कि आपका यूएस में है और यूके में है। चलिए, सॉरी, यूके में नहीं है, यूके में संसदीय प्रणाली है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत में संसदीय कार्यपालिका यानी इंडिया में। तो हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि सरकार ऐसी हो जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील हो, उत्तरदायी हो। ऐसा केवल संसदीय कार्यपालिका में ही हो सकता था। तो इसलिए हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय कार्यपालिका को अपनाया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में इस व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है यानी कि ऑप्शनल होता है, तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। यानी कि सारी पावर किसके हाथ में होती है, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल होता है यहाँ पर, और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। तो ये स्टेट लेवल पे है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, परंतु वास्तविक रूप से वो प्रधानमंत्री तथा जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है उसके माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, यानी कि उनकी सलाह पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत में संसदीय प्रणाली के अपनाने के कारण, यानी कि भारत में संसदीय प्रणाली क्यों अपनाई गई। तो देखिए भाई, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जो है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं उसमें, इससे व्यक्ति पूजा का खतरा बन जाता है। व्यक्ति पूजा का खतरा का मतलब है डिक्टेटरशिप, तानाशाही हो सकती है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा का कोई भी खतरा या अंकुश ना लगे। इसलिए हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय कार्यपालिका को अपनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नियंत्रित भी। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तर पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, आप सबको पता होगा, और अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। यानी कि जनता इसके लिए डायरेक्ट वोट नहीं करती है, जनता एमएलए एमपीज को चुनती है और आगे जाकर वो राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है। और जो चुनने का जो फॉर्म है यानी कि जो तरीका है वो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, ठीक है।
सर्वाधिक वोट की प्रणाली वाली जो जीत है वो वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं अपनाया जाता है, फर्स्ट फास्ट द फोर्थ सिस्टम। चलिए नेक्स्ट, संसद राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। तो संसद जो है यानी हमारी पार्लियामेंट, वो राष्ट्रपति को हटा भी सकती है महाभियोग के द्वारा, लेकिन महाभियोग कब लगेगा? जब राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया होगा। अगर नहीं किया है तो नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति की शक्तियां और स्थिति। तो एक औपचारिक प्रधान है ये, और राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत सारी कार्यकारी विधायी यानी कि कानूनी शक्ति प्राप्त है, आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त है, परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्र और कार्यकाल यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, एवं वो एक से कई बार, मतलब एक बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार भी बन सकता है, और इसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। ठीक है, साथ ही साथ वो इंडियन होना कंपलसरी है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप अमेरिका के किसी व्यक्ति को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना दोगे या प्रेसिडेंट बना दोगे। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति के विशेष अधिकार। तो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। नेक्स्ट है सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है वो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। ये इसकी एक इम्पोर्टेंट पावर है, वीटो पावर। चुनाव के बाद कई नेताओं के दावों के समय यह निर्णय करना कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये भी एक इसकी महत्वपूर्ण पावर है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को समझते हैं हम। तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है, जैसा कि आपको पता। ऐसा कब किया जाता है? जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उसमें पेश किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को सदन में 2/3 से अधिक बहुमत की आवश्यकता होती है। कितना? 2/3, 2/3। यदि इस प्रस्ताव को सदन में दोनों सदनों से 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त हो जाते हैं तो उसके विरुद्ध ये महाभियोग लगाया जा सकता है और राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। एक नोट करने वाली बात यह है कि आज तक इंडिया में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। तो गाइस आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म करते हैं। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है एजुकेटेड इंडिया 555 करके, आप वहाँ पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए हो तो आप टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है एजुकेटेड इंडिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन हुए, आपको इस चैप्टर के नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। ऑलरेडी मैंने वहाँ पर डाल दिए। तो गाइज़ इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।